बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट खबर। आज आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सालम एक्सट्रैक्शन प्लांट के लास्ट स्टेज में हम मील को हैमर करते हैं और ऑयल की फिल्ट्रेशन करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मील को हम हैमर क्यों करते हैं और कौन से मील के हम पैलेट्स बनाते हैं और ऑयल को फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मील को आखिर हमने हैमर करना क्यों है। एक्सट्रैक्टर मशीन से एक्सट्रैक्शन मटेरियल जब डीसॉलिडिटाइजर टोस्टर मशीन की तरफ आता है तो डीसॉलिडिटाइजर टोस्टर मशीन में स्पार्क भी लगी होती है, ओपन स्टीम भी होती है और ओपन पानी भी लगाया जाता है। तो ये जो पाउडर पोर्शन होता है ये इसमें मॉइस्चर पैदा हो जाता है और डीटी जो मेन शाफ्ट होती है मुसलसल घूम रही होती है और इसके साथ जो आर्म्स होते हैं वो भी घूम रहे होते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो पाउडर होता है उसको ये जो नमी की वजह से आपस में मिल जाएगा पाउडर और एक बॉल्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, बड़े बड़े बॉल्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। बाज़ का ये बॉल्स इस तरह भी बनते हैं, अगर आपने पीआरपी सेक्शन में हैमर मशीन नहीं लगाई और केक का साइज़ बड़े साइज़ का है केक, तो फिर भी ये बॉल्स बन जाते हैं। अब इन बॉल्स को हमने छोटे छोटे ग्रेनुलस पीस में तकसीम करने के लिए हैमर मशीन से हम मील को गुजारेंगे ताकि ये जो बड़े बड़े बॉल्स हैं ये छोटे छोटे पीसेस में तकसीम हो जाएँ। तो अब सवाल ये है कि अगर हम इसको हैमर ना करें तो क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ये, जब आप इसका आपका जो हीप बनेगा, जो ढेर बनेगा 24 घंटे में या 12 घंटे में, अगर आप उस हीप की सैम्पलिंग करेंगे तो ये जो बॉल्स हैं ये वज़नी होने की वजह से, मतलब इनकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बिखर जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ आ जाएंगे और पाउडर पोर्शन आपका ऊपर रहेगा। तो आपकी हीप की सैम्पलिंग ठीक से नहीं होगी, लैब में रिजल्ट मुख्तलिफ आ सकते हैं। तो ये एक छोटा मसला था। सबसे बड़ा मसला आगे आने वाला है, जब आपका जो परचेज़र है, जो मील खरीदेगा, ये ज़्यादातर खरीदते हैं पोल्ट्री मील वाले, पोल्ट्री फीड मिल्स वाले और कैटल फीड मिल्स वाले। तो ये मिल वाले जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो अपनी मशीन की हिफाजत के लिए सब हर चीज़ को क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। तो ये मील को भी क्लीन करेंगे। सबसे पहले ड्रम क्लीनर में डालेंगे। ड्रम क्लीनर में जब ये मील डालते हैं तो अगर आपने इसको हैमर नहीं किया और बड़े बड़े बॉल्स मौजूद हैं इसमें, तो ये ड्रम क्लीनर क्या करेगा, जिस साइड से वो प्लास्टिक, कागज़ और लकड़ी के टुकड़े निकालता है बाहर की तरफ, तो उसी तरफ इन बड़े बड़े बॉल्स को भी निकाल देगा। तो एक तो जो आपका परचेज़र है उसकी मील की रिकवरी पूरी नहीं होगी, और दूसरा जो उसके लिए ये तकलीफ दे मरहला है कि वो उन प्लास्टिक में से, कागज़ में से इस मील को, इस जो बड़े बड़े बॉल्स हैं इसको अलग करके दोबारा रिसाइकल करवाए, उसके लिए तकलीफ दे मरहला। तो वो आपकी जो आपकी मार्केटिंग है मील की, वो आपकी मुतासिर होगी। इसलिए आपको हैमर करना बहुत ज़रूरी है। मील को उसको ग्रेनुअल साइज़ में आप करके फिर आप मार्केट में भेजते हैं। हैमर मशीन में 6 से 10 mm की जाली आप लगा सकते हैं। 6 से 8 mm की जाली में हम सोयाबीन और कैनोला को आराम से चला सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से ये इजीली इस जाली से पास आउट हो सकते हैं। जबकि जो सनफ्लावर होता है इसकी जो डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो हम 10 mm की जाली लगाएंगे। अगर इसको हम 6 mm से पास करें सनफ्लावर को, तो इसमें डेंसिटी कम होने की वजह से ये वहीं ज़्यादा घूमता रहेगा और ये सीप से और फाइबर भी ज़्यादा होता है इसका, वो जाली से नहीं निकलेगा, और जिस पे ये हैमर मशीन पे प्रेशर आएगा, आपकी मोटर भी चल सकती है और ब्लेड्स भी मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए उसको 10 mm की जाली लगाएंगे, बाकी को 6-8 से काम चल जाएगा, बाकी का नॉलेज सोयाबीन होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं पैलेटिंग पे। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं पैलेटिंग की तरफ। ऐसे मील जिनकी डेंसिटी कम और वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसके पैलेट्स बनाना, कैप्सूल बनाना ही बेहतर है। जैसे मिसाल के तौर पे सनफ्लावर मील के पैलेट्स बनाना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ग्रेनुअल्स मील जैसा, मतलब हैमर मशीन जैसा बनाने से बेहतर है हम उसके पैलेट्स बना लें। तो जो कैनोला है, सोयाबीन है, ये तो ग्रेनुअल्स चल जाता है आराम से, लेकिन जो सनफ्लावर है ये भी चल जाता है, लेकिन इसके पैलेट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे सोयाबीन को अगर हम लें तो अगर 1 टन सोयाबीन हमारे पास है तो 50 किलो की पैकिंग करें तो 20 बैग्स लगते हैं, और ये 50 किलो की पैकिंग आराम से हो जाती है, डिपेंड ऑन मॉइस्चर। अगर यही हम पैकिंग सनफ्लावर की करें, ये 25 किलो की पैकिंग होगी, क्योंकि डेंसिटी कम है, तो ये 40 बैग्स लगेंगे। एक तो हमारे बैग्स इधर ज़्यादा लग रहे हैं, 20 बैग ज़्यादा लग रहे हैं। अगर इसकी लोडिंग करवाएं हम तो लोडिंग में भी मसला होगा। तो ये 1 टन अगर हमने इसको लोड करवाना है तो गाड़ी 1 टन उठा सकती है, तो 1 टन यहाँ पे सोयाबीन के लिए तो एक वी लोड काफ़ी होगी, एक गाड़ी। लेकिन अगर हम सनफ्लावर उसी गाड़ी में डालेंगे तो तकरीबन हमें 2 गाड़ियाँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि वज़न का मसला नहीं है, मसला वॉल्यूम का है। वॉल्यूम वो गाड़ी फुल हो जाएगी, तो हमें 2 वी लोड गाड़ी की ज़रूरत, 2 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसकी पैलेट्स बना लें, कैप्सूल बना लें, तो इसकी डेंसिटी सनफ्लावर की बढ़ जाएगी। तो हम इजीली वही जो पैकिंग हम यहाँ सोयाबीन की कर रहे हैं वही पैकिंग हम 50 किलो की इसकी सनफ्लावर की करेंगे और 20 बैग लगेंगे, और एक ही विलोड में एक ही गाड़ी में आराम से मील हमारा आ जाएगा। तो इस सिलसिले में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में हम एक्सपेंडर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंडर मशीन से हम स्टीम और प्रेशर और टेम्परेचर की मदद से हम कैप्सूल बनाते हैं। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब आपने डीसॉलिडिटाइजर टोस्टर मशीन से सनफ्लावर को निकालना है तो कम से कम उसकी 79 से 80% तक सोलेबिलिटी होनी चाहिए, KOH होनी चाहिए, ताकि आगे एक्सपेंडर मशीन में जब कैप्सूल बनते हैं वहाँ पे भी टेम्परेचर, हीट की वजह से आपकी जो सोलेबिलिटी मुतासिर हो सकती है, तो 75 से नीचे सोलेबिलिटी ना जाए। तो आपने इस बात को ख्याल मद्देनज़र रखते हुए जो आपका जो डीसॉलिडिटाइजर टोस्टर मशीन है इसको आपने बहुत एहतियात से चलाना है, और इसमें जो सोलेबिलिटी को मैक्सिमम आपने बढ़ाना है और आगे, ताकि आप एक्सपेंडर मशीन से आराम से कैप्सूल बना सकें आप। तो ये था पैलेटिंग के हवाले से। अब हम चलते हैं
नाज़रीन पीआरपी ऑयल और जो प्लांट ऑयल होता है इसको मिक्स करके हम फ़िल्टर कर लेंगे। बाज़ का हम प्लांट ऑयल को फ़िल्टर नहीं करते क्योंकि ये साफ़ होता है, इसको हम रिफ़ाइनिंग की तरफ भेज देते हैं। लेकिन पीआरपी ऑयल को आपने फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैकेनिकल प्रेसिंग से ऑयल निकलता है तो इसके अंदर पाउडर और डस्ट मौजूद होती है। इसको हम सेटलिंग टैंक में सेटल करने के बाद भी ऑयल के अंदर पाउडर मौजूद रहता है, तो इसको हमने फ़िल्टर करना है। फ़िल्ट्रेशन वो अमल होता है जिसमें हम ठोस चीज़ को रोक लेते हैं और लिक्विड चीज़ को पास करवाते हैं। फ़िल्टर, ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें प्लेट्स लगी हुई हैं और प्लेट्स के ऊपर हम फ़िल्टर कपड़ा लगाते हैं। फ़िल्टर कपड़े की अच्छे से सफाई करके हम इसको लगा देंगे और इसको टाइट कर देंगे। अगर आपका हाइड्रोलिक फ़िल्टर है तो हाइड्रोलिक की मदद से इसको टाइट कर देंगे, या फिर आप इसको मैनुअल है तो मैनुअली इसको प्रेस करके इसको बिल्कुल प्रेस कर देंगे। और जब इसमें से हम ऑयल पास करवाते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो जो दरमियान में इसके जो रुकना शुरू हो जाता है और एक डिस्क बन जाती है गोल सी, मतलब इस केक बन जाएगा गोल सा, तो अंदर इसका जमना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये जो इसके अंदर जो डिस्क है, मतलब जो केक है, ये बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे इसका जो फ़िल्टर का आपको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी ऑयल की विस्कोसिटी को कम करने के लिए हल्का सा आपको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। टेम्परेचर आपने ज़्यादा नहीं देना, इसकी एफएफए भी बढ़ सकती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर्स की मदद से आपने ऑयल को फ़िल्टर कर लेना है, और जिसकी वजह से डस्ट और जो पाउडर है वो रुक जाएगा और आपका जो प्योर ऑयल है वो साफ़ ऑयल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसको इस तरह नहीं करेंगे, फ़िल्टर नहीं करेंगे पीआरपी ऑयल को, डायरेक्ट उसको बड़े-बड़े टैंक्स में भर देंगे, तो आपको हर महीने, हर 15-20 दिन बाद उसकी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका जो पाउडर है वहाँ जाके वो सेटल हो जाएगा। तो ये एक तकलीफ़ दे मरहला है। और दूसरा, अगर आप इसको क्रूड ऑयल को बेचते हैं तो आपकी जो मार्केटिंग है वो भी मुतासिर होगी। तो ऑयल को फ़िल्टर करना भी ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो लेक्चर होगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की सेफ्टी के हवाले से। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।